नमस्कार। तो लग रहा है कि हर दिन एक नई समस्या का हमें सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस तो है ही, आर्थिक कठिनाइयों की बात है ही, माइग्रेंट्स को जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो भी है ही। अब लोकस्ट की बात आ गई है कि लोकस्ट कहाँ है, कहाँ फैल रहे हैं। पर शायद अब जो चाइना कर रहा है, जो चीन की तरफ से दबाव आ रहा है, जो चीन लद्दाख और दुनिया के कई हिस्सों में जो चीन कर रहा है, वो एक नई समस्या है। और मुझे कहना पड़ेगा कि कभी ना कभी दुनिया को इस पर काफी आक्रोश आने वाला है कि जिस समय हम सबके सामने दिक्कतों का, इतनी सारी दिक्कतें थी, जब दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रहा था, चीन ने वही समय इस्तेमाल किया। भारत के साथ वो छेड़खानी करेंगे, ताइवान के साथ करेंगे, साउथ चाइना सीज में करेंगे, हांगकांग पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये सब चीन अभी क्यों कर रही है? क्योंकि चीन को लगता है कि दुनिया कमजोर है, दुनिया के पास बहुत अलग अलग किस्म की दिक्कतें हैं, तो शायद हम अपनी बात सामने कर पाएंगे और लोगों पर दबाव डाल पाएंगे। जो चीन करने की कोशिश कर रहा है, शायद वो सफल नहीं होंगे, पर फिलहाल चीन की तरफ से दबाव जारी है। और इसलिए अब काफी देश एक दूसरे से बात करने लगे हैं कि हम क्या करेंगे। अमेरिका की तरफ से बयान आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया था कि हम मीडिएशन के लिए तैयार हैं। चीन और भारत दोनों ने कहा है कि नहीं, हमें कोई मीडिएशन नहीं चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात भी कही कि मैंने नरेंद्र मोदी से बात करी है और वो खुश नहीं है क्या हो रहा है चीन के साथ। भारत को फिर से कहना पड़ा कि नहीं, 4 अप्रैल से वैसे कोई बात नहीं हुई है डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी के बीच में। पर देखना पड़ेगा कि चीन के साथ क्या होता है। पर दूसरी तरफ जो अन्य लड़ाइयां हैं वो चलती जा रही हैं। कोरोना वायरस को लेकर केसेस बढ़ते जा रहे हैं और एक और नई दिक्कत सामने आई है, वो डेटा को लेकर है। आज जैसे कि दिल्ली में हुआ है, दिल्ली ने कई ऐसे केसों की घोषणा की है, ऐसे मौतों की घोषणा की है जो पहले हुई थी, पर जिनके बारे में कोई अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है। तो ये कोशिश जारी रहनी पड़ेगी कि जो भी डेटा हमारे सामने आ रहा है, जो भी टेस्टिंग हो रही है, वो सही हो रही है, क्योंकि अगर डेटा सही है तभी हम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ पाएंगे। चलिए देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। भारत चीन सीमा पर फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन चीन की चालबाजी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ताजा जानकारी चीनी सेना के आनन फानन में एलएसी पर तैनाती से जुड़ी है। दोनों देशों के बीच चली आ रही तनातनी के बीच कुछ सैटेलाइट तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि चीन इस बार भारत से युद्ध की तैयारी में जुटा है। खबर है कि सीमा पर भारत से तनाव शुरू होने से पहले चीन की पीएलए सेना तिब्बत में एक बड़ा युद्धाभ्यास कर रही थी। इस एक्सरसाइज के लिए सैनिकों को तिब्बत में जुटाया गया था और फिर इन्हीं सैनिकों को एलएसी पर रवाना कर दिया गया। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ हुआ है कि चीन बॉर्डर पर सेना की तैनाती और मजबूत कर रहा है। इस इलाके में काफी संख्या में सुरक्षा बल, हेलीपैड, तोपें, पावर प्लांट यूनिट, पीएलए कैंप और बड़े ट्रक्स देखे गए हैं। लद्दाख में बॉर्डर को लेकर भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव को लेकर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि चीन के साथ सीमा पर मौजूदा हालात को लेकर सरकार की चुप्पी से अटकलों को बल मिला है। सरकार को सही स्थिति के बारे में देश को बताना चाहिए। 2 दिन पहले कांग्रेस ने लद्दाख में हालात और चीन के साथ तनाव को गंभीर राष्ट्रीय चिंता करार दिया था। कांग्रेस ने सरकार से इस मुद्दे पर देश को विश्वास में लेने और लोगों की चिंताओं को दूर करने की अपील की थी। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में बीते 5 मई को स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब करीब 250 चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हो गई और इसके बाद स्थानीय कमांडरों के बीच बैठक के बाद दोनों पक्षों में कुछ सहमति बन सकी। देश में लॉकडाउन 4.0 जारी है। इस दौरान कोरोना के संक्रमण में तेज इजाफा हुआ है और मौत के मामले में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। इसी के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मुख्यमंत्रियों से चर्चा के बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री से लॉकडाउन पर चर्चा की। लॉकडाउन 5.0 पर दोनों की पीएम आवास पर हुई बैठक करीब 2 घंटे तक चली। इसमें कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, गृह सचिव AK भल्ला और पीएमओ के अधिकारी भी मौजूद रहे। लॉकडाउन 4.0 31 मई तक ही है। लॉकडाउन जारी रखने या न रखने का फैसला लेने से पहले केंद्र ने तमाम राज्यों से शनिवार तक उनके सुझाव मांगे हैं। आपको बता दें कि गोवा के सीएम ने अमित शाह से बातचीत के बाद कहा है कि लॉकडाउन 2 हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है।
हर बीतते दिन के साथ कोरोना वायरस देश में और तेजी से अपने पांव पसार रहा है। शुक्रवार को बीते 24 घंटे में 7,466 नए मामले सामने आए, जो देश में किसी एक दिन में आई सबसे बड़ी उछाल है। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,65,799 हो गई है। 24 घंटे में 175 मरीज कोरोना से जंग हार गए हैं, जिससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 4,706 हो गया। अब कोरोना से मौत के मामले में भारत दुनिया में 8वें नंबर पर पहुंच गया है। इन डराने वाले आंकड़ों में केवल रिकवरी रेट ही उम्मीद बंधाते हैं। सरकार के मुताबिक अब तक 71,106 मरीज इस बीमारी को मात देने में सफल हुए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 42.88% पर पहुंच चुका है। सबसे बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र में कुल मामले बढ़कर करीब 60,000 हो गए हैं, जबकि 1,982 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। देश भर में गुरुवार को कोविड-19 के 1,60,000 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। इस तरह संक्रमित लोगों की संख्या के लिहाज से दुनिया में भारत 9वें स्थान पर पहुंच गया है। एशियाई देशों में भारत अब सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देश बन गया, जबकि संक्रमण से मृतकों की संख्या 4,600 के आंकड़े को पार कर चीन में कोरोना वायरस से मौतों के आधिकारिक आंकड़े 4,634 के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार सुबह 8 बजे तक भारत में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,58,333 हो गई है। इनमें से 86,110 एक्टिव केस हैं। संक्रमित लोगों की संख्या के लिहाज से भारत अब 9वें स्थान पर पहुंच गया है। मरीजों के ठीक होने के हिसाब से अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, रूस, स्पेन, इटली, तुर्की, ईरान और चीन के बाद भारत 10वें स्थान पर है। भारत की तुलना में ब्राजील, रूस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी में ज्यादा मामले हैं। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 17,386 पर पहुंच गई है, लेकिन बावजूद इसके केजरीवाल सरकार का कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और हालात नियंत्रण में हैं। बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कोरोना के 1106 नए मामले सामने आए और गुरुवार के बाद ये लगातार दूसरा दिन था जब राष्ट्रीय राजधानी में 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक अब दिल्ली के अंदर 5,000 से ज्यादा बेड की व्यवस्था हो गई है। उन्होंने बताया कि 1,400 बेड प्राइवेट अस्पताल के अंदर और बाकी करीब 3,300 बेड सरकारी अस्पतालों में हैं, लिहाजा लोग पैनिक ना करें। कोरोना से घबराने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। थोड़ा डर होना ज़रूरी है कि कोरोना हो सकता है। थोड़ा सेफ रखना अपने आप को ज़रूरी है कोरोना से बचाने के लिए, लेकिन इस तरह से मतलब किसी भी तरह के पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और झूठ बेनकाब हो गया है। ट्रंप ने शुक्रवार सुबह ये कहकर सबको चौंका दिया था कि उनके लद्दाख मुद्दे पर पीएम मोदी से बात हुई है और उनका मूड इस पर खराब है। अब भारत के गृह मंत्रालय ने ट्रंप के इस दावे को नकार दिया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बीते 4 अप्रैल के बाद से कोई बातचीत नहीं की है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच लद्दाख मुद्दे को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। इसी साल 4 अप्रैल को मोदी की ट्रंप से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा को लेकर बातचीत हुई थी। उधर विदेश मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि वो चीन के संपर्क में है। भारत चीन विवाद बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। ट्रंप ने भारत के चीन के साथ मौजूदा विवाद को लेकर पीएम मोदी से बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन विवाद को लेकर पीएम मोदी का मूड ठीक नहीं है। ट्रंप ने कहा कि भारत और चीन के बीच बहुत बड़ा विवाद है। दोनों देशों के पास बड़ी आबादी और ताकतवर सेनाएं हैं। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। मध्यस्थता की अपील को दोहराते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मुझसे मदद मांगी जाती है तो मैं मध्यस्थता करूंगा। बता दें कि भारत बुधवार को ही साफ कर चुका है कि वह चीन के साथ शांतिपूर्ण ढंग से विवाद को सुलझाना चाहता है। वहीं चीन की तरफ से भी ट्रंप के मध्यस्थता वाले ट्वीट पर प्रतिक्रिया आई है, जिसमें कहा गया था कि भारत और चीन आपस में ही विवाद सुलझा सकते हैं और उन्हें ट्रंप की जरूरत नहीं है। चीन ने भी भारत के साथ सीमा पर चल रहे तनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता की पेशकश को ठुकरा दिया है।
चीन ने शुक्रवार को कहा कि दोनों देशों के बीच समस्याओं के समाधान के लिए संचार तंत्र मौजूद हैं और उन्हें तीसरे पक्ष की कोई जरूरत नहीं है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन और भारत बातचीत और परामर्श के माध्यम से मुद्दों को ठीक से हल करने में सक्षम हैं। बता दें कि ट्रंप ने बुधवार को दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की थी। इससे पहले भारत ने भी कह दिया था कि वो चीन के साथ राजनयिक स्तर पर मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। उसे इस मुद्दे पर कोई तीसरा पक्ष मंजूर नहीं है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में बदइंतजामी के आरोपों के बीच रेलवे ने सफाई दी है। खुद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव इसके लिए सामने आए। उन्होंने बताया कि रेलवे ने मई महीने में 3,840 ट्रेनें चलाई हैं, जिनमें से सिर्फ 4 ट्रेनों ने निर्धारित स्टेशन पर पहुंचने में 72 घंटे का समय लिया। यादव के मुताबिक 90% ट्रेन नॉर्मल मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से ज्यादा रफ्तार से चल रही हैं। चेयरमैन यादव ने बताया कि अगर कोई राज्य सरकार मांग करती है तो हम अगले ही दिन ट्रेन चलाने को तैयार होते हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे ने अब तक 52 लाख यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाया है। हालांकि यहाँ ये सवाल जरूर उठता है कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अब तक रेलवे के जरिए 51 लाख लोगों को उनके घर पहुँचाया जा चुका है। रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में हुई मौतों की वजह बीमारी को बताया है। हालांकि खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मानवीय आधार पर ट्वीट कर बीमार लोगों से यात्रा को नजरअंदाज करने को कहा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और गंभीर रोगों से पीड़ित शख्स रेल यात्रा से बचें। यदि बहुत जरूरी हो तो ही यात्रा करें। रेल मंत्री के अलावा रेलवे ने भी गृह मंत्रालय के निर्देशों को हवाला देते हुए ऐसे लोगों से रेल यात्रा को नजरअंदाज करने की अपील की है। रेलवे के मुताबिक कई लोगों की मौत उनकी खुद की बीमारी की वजह से हुई है। गाड़ियों की लंबी कतारें, टस से मस न होने वाला ट्रैफिक, क्या बाइक वाले, क्या ठेले वाले और क्या कार वाले, सब के सब जाम में खड़े। लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम नियम कायदों को ताक पर रखती ये भयावह तस्वीरें दिल्ली गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर की हैं। जिला प्रशासन की ओर से ये बॉर्डर सील है। ऐसे में यहाँ उस वक्त तगड़ा जाम लग गया जब पुलिस ने गाड़ियों को रोककर उनसे पास मांगना शुरू किया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाला एक नज़ारा दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर के भी सील होने के बाद देखने को मिला, जहां लोग कोरोना के खतरे को भूल सैकड़ों की तादाद में सड़क पर उतर आए। इस दौरान किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा था, जो कि सीधे सीधे कोरोना को आमंत्रण था। बिहार के गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस में राजनीति तेज हो गई है। राजद विधायकों के साथ तेजस्वी यादव गोपालगंज जाने के लिए शुक्रवार सुबह 10:05 से घर से निकले तो उनकी कार के सामने पुलिस ऑफिसर खड़े हो गए। तेजस्वी को गोपालगंज जाने की प्रशासन से अनुमति नहीं मिली है। तेजस्वी के घर के बाहर पार्टी समर्थकों का जबरदस्त जमावड़ा लगा हुआ है। दरअसल तेजस्वी यादव ने हत्याकांड में जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे गिरफ्तारी न होने पर गोपालगंज जाने की बात कही थी। तेजस्वी ने पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते प्रशासन ने तेजस्वी को गोपालगंज जाने की इजाजत नहीं दी थी। इस दौरान तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्या अपराधियों के लॉकडाउन नहीं है? हम पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व और पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का शुक्रवार को निधन हो गया है। 74 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अजीत जोगी को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो 20 दिन से रायपुर के श्री नारायण अस्पताल में ही भर्ती थे। उनके निधन की जानकारी उनके बेटे अमित जोगी ने ट्वीट कर दी। उन्होंने लिखा कि 20 वर्षीय युवा छत्तीसगढ़ राज्य के सिर से आज उसके पिता का साया उठ गया। नौकरशाह से राजनेता बने अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के बंटवारे के बाद वो नवंबर 2000 से नवंबर 2003 तक मुख्यमंत्री रहे। बाद में जोगी ने 2016 में कांग्रेस छोड़ दी थी और अपनी पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की स्थापना की थी। राजनीति में आने से पहले वे इंदौर के कलेक्टर थे। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को उनकी जन्मभूमि गौरेला में किया जाएगा। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स अम्फान तूफान से प्रभावित अपने राज्य की हर संभव मदद करेगी। शाहरुख खान ने ट्विटर के जरिए बताया कि उनकी टीम पश्चिम बंगाल सीएम रिलीफ फंड में आर्थिक योगदान देगी। इसके साथ ही शाहरुख की टीम पूरे बंगाल में 5000 पेड़ लगाएगी और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राशन और साफ सफाई का सामान पहुंचाएगी। 20 मई को पश्चिम बंगाल में आए अम्फान तूफान से 86 लोगों की जान चली गई थी और लाखों लोग प्रभावित हुए थे।
बेशक कोरोना से हर तरफ तराही तराही मची है। लॉकडाउन ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल के आसनसोल की रहने वाली उर्मिला के लिए ये लॉकडाउन बेशुमार खुशियां लेकर आया है। दरअसल कहानी यूं है कि करीब 21 साल पहले सुरेश प्रसाद अपनी पत्नी उर्मिला और 4 बच्चों को छोड़कर दिल्ली आ गया था। लॉकडाउन की वजह से दिल्ली से मजदूरों के पलायन में सुरेश का मन भी बदला और वो भी पश्चिम बंगाल में अपने गांव और घर की ओर लौट पड़ा। घर लौट रहे सुरेश को गुरुवार को आसनसोल में दूसरे प्रवासी मजदूरों के साथ क्वारंटीन सेंटर में भर्ती कराया गया। वहां पर पुलिस वालों को पूछताछ के दौरान जब सुरेश की कहानी पता चली तो उनका दिल भी पसीज गया और उन्होंने सुरेश की पत्नी उर्मिला को ढूंढकर 21 साल बाद दोनों का मिलन करवाया।